इनसे मिलिए प्लेलिस्ट में मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार बात कर रहा हूँ। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष और मुखिया कुमार प्रशांत जी से, जो न केवल एक गांधीवादी हैं वरन हिंदी के जाने माने साहित्य प्रेमी, पत्रकार हैं, लेखक हैं, विचारक हैं। और मेरी अपनी दृष्टि में वो जितना अपने मस्तिष्क पर जोर देते हैं उतना ही प्रमुखता से हृदय की आवाज़ भी सुनते हैं, और इसलिए वो उनमें जो संवेदनशीलता है उसको उजागर करती है। यहाँ बात कर रहे हैं हम गांधी जी के बारे में, और आज मैं उनको ले जाता हूँ दक्षिण अफ्रीका के बाद के समय में, जबकि वहाँ कुछ कामयाबी मिल गई और गोखले जी ने उन्हें निमंत्रण दिया कि वो भारत आएं। उस समय गांधी जी की आयु लगभग 45 वर्ष की थी जब वो 1915-17 के दरमियान में भारत आए, और अगले 3 वर्ष में जहाँ एक तरफ जलियांवाला बाग हुआ, वहाँ 1920 तक गांधी जी देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए थे। और इससे मेरा सवाल जुड़ता ये है कि उस समय जब गांधी जी 43-44 वर्ष के थे, भारत के राजनीतिक पटल पर उस समय उनसे आयु में बड़े, यदि मैं कहूँ ज़्यादा या अनुभवी और भारत की आज़ादी की लड़ाई में ज़्यादा जिनकी दखल थी, देख चुके थे। उनमें से कई नाम हैं: रास बिहारी बोस, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तिलक जी, खुद मोतीलाल नेहरू, महामना मालवीय, गोखले जी और लाला लाजपत राय। ये सब नाम जो मैंने लिए, ये सब आयु में गांधी जी से बड़े थे। गांधी जी 43 और 45 के थे। और ये भी ध्यान रखें आप कि उस समय जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो मुश्किल से 72-74 वर्ष की रही होगी। तो ये एक सवाल सामने आता है कि इन बड़े लोगों ने अपने से निचली, अगर मैं शब्द निचली कह दूं, निचली पीढ़ी के एक व्यक्ति की सदारत को किस प्रकार, क्या सोचकर स्वीकार किया, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? शायद मैं अगर ऐसा कहूँ कि इतिहास उम्र से चलता नहीं है जी। इतिहास की तो अपनी ही परख होती है, अपनी पहचान होती है। इतिहास पहचानता है कि उसको आगे ले जाने का मादा किसमें है जी। क्योंकि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जब अपना आंदोलन शुरू किया तब तो उनकी उम्र 24 साल की थी। तो 24 साल का एक लड़का जो हमारे यहाँ कॉलेज भी पूरी तरह पार करता होगा कि नहीं पता नहीं है, वैसा एक लड़का इतनी दुनिया के दूर देश में जाकर के एक इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर देता है। तो ये गांधी जी की नेतृत्व करने की क्षमता जी का एक उदाहरण है जी। ऐसा आदमी जब भारत आता है और गोखले जी के आग्रह पर आता है, गोखले जी को अपना गुरु मानता है जी। और 3 बड़े नाम हैं उस समय अपने देश में जी। गोखले हैं, तिलक हैं और लाला लाजपत राय हैं जी, जो भारत के 3 जगहों पर एक तरह से राज कर महारथी हैं जी। और इन तीनों में से कोई भी गांधी जी से सहमत नहीं है जी। इसलिए गांधी जी जब पहली कांग्रेस में असहयोग के अपने आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं तो सभी लोग किसी मूर्ख का प्रलाप मान करके उसको सुनते हैं जी। और कोई प्रतिक्रिया उपेक्षा करते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं जी। और फिर गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, कांग्रेस को अगर मेरे असहयोग के प्रस्ताव में कुछ मतलब नहीं लगता है तो मैं कांग्रेस छोड़ देता हूँ, मैं अपने लिए कोई दूसरा संगठन बना लूँगा। तब गोखले जाकर के उनको कहते हैं नहीं ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सोचेंगे इसके बारे में, करके उनको रोक लेते हैं। यानी आप ये देखिए, ध्यान देने की बात है कि उस समय आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जो हिस्सा है, जो बड़े नेता लोग हैं, उनमें से कोई गांधी जी को न तो सीरियसली लेता है और न ये मानता है कि आगे कुछ कर सकता है। लेकिन गांधी जी की अपनी व्यक्तित्व उनका जी। और उनके काम करने की शैली
उनके मेहनत करने का तरीका ऐसा है जो इन सब लोगों को अपने आप ही पीछे छोड़ता जाता है। जी। नहीं तो इनमें से कोई गांधी जी के लिए जगह बनाने को तैयार नहीं था। और 3 वर्ष में सब और को पीछे छोड़ के गांधी जी, सभी पीछे हटते हैं और गांधी जी को स्वीकार करता है देश। तो इसका मतलब ये हुआ जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि क्रांति जो है, परिवर्तन जो है, वो उम्र नहीं देखती है जी। वो नापती है आदमी को। जी। और जब नापती है तो उसके लिए तिलक और गोखले की उम्र कम पड़ जाती है। जी। गांधी का प्रभाव जो है वो ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। गांधी की मेहनत ऐसी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि सब लोग बहुत ही एरिस्टोक्रेट बैकग्राउंड के लोग हैं। तिलक महाराज के लिए सभाएं बुलाई जाती हैं, उसमें वो आते हैं और प्रवचन करते हैं। गांधी के लिए सभा बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो चौराहे पर खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए। चौराहे पर खड़े होकर भीड़ जमा कर लेना ये गांधी की प्रतिभा है, बाकी लोगों के लिए आयोजन करना पड़ता है। गांधी जिस तरह की मेहनत करते हैं, जिन्ना कभी उस तरह की बात सोच नहीं सकते हैं कि 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में बैठ करके मैं सफ़र करूंगा और हर दूसरे स्टेशन पर उतरूंगा और लोगों से बात करूंगा। वो तो ड्राइंग रूम में बैठकर बात करने वाले आदमी हैं, तो वो गांधी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तिलक जो है वो हमेशा इस बात को कहते हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध उनका कोटेशन है कि ये सारे तेली तवाड़ी लोग जो हैं, यानी पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं, ये लोग धारा सभा में जाकर क्या करेंगे? वहाँ तेल निकालना है किसी का। ये लोग इस काम के लिए बने नहीं हैं, वहाँ जाने के लिए तो हम लोग बने हैं। ऐसे नेता के सामने एक ऐसा आदमी आके खड़ा होता है जो कहता है कि दरअसल में यही लोग हैं जिनको धारा सभा में ले जाना है, हम लोगों की ज़रूरत नहीं है धारा सभा में, हमको तो जनता के बीच में काम करना है। तो बिल्कुल एक नया डायमेंशन वो सामने खड़ा करते हैं। तिलक हतप्रभ रह जाते हैं कि इसका क्या जवाब दिया जाए। लेकिन जन साधारण ने क्यों बापू को स्वीकार क्योंकि किया? जन साधारण को ये समझ में आया कि ये हमारी बात करने वाला आदमी है। जी। अभी तक हमारे लिए बात करने वाला कोई था, ये हमारे लिए बात नहीं करता, हमको साथ लेकर बात करता है। ये चंपारण के किसानों को कांग्रेस के मंच पर लाकर बिठा देता है, जैसे कपड़े पहनने वाले लोगों का कांग्रेस में प्रवेश मुश्किल था। ये कहता है कांग्रेस के मंच से अंग्रेजी में बोलना नहीं है, हिंदी में बोलो, नहीं तो अपनी भाषा में बोलो। दक्षिण के लोगों को कहता है तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलो। तो सबको ये समझ में आता है कि ये कुछ अलग तरह का आदमी है, ये हमारे बीच का आदमी है, हमारी तरह के कपड़े पहनता है, हमारी भाषा में बोलता है, हमारे तरह के जीवन शैली जीता है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ता जा रहा है। होते होते कपड़े तक छोड़ दिए इसने, किसके लिए? हमारी तरह हो जाने के लिए। और दूसरी तरफ जिन्हें हैं जो टाई सूट से नीचे कभी उतरते नहीं हैं। तो ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क हमको बार बार समझाता है कि अगर सच में लोगों का काम करना है तो तुम्हारे नेतृत्व की शैली भी बदलनी पड़ेगी। कैसी बदलोगे? तो जैसी गांधी जी ने बदली। गांधी जी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है, उस बात को समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारी अपनी जीवन शैली जितनी ज़्यादा आम आदमी के बराबर की बनेगी, उतना ज़्यादा नेतृत्व तुमको स्वीकार मिलेगा। इसीलिए 3 साल में बिल्कुल ध्वस्त हो गई पुरानी लीडरशिप। इसमें एक बात और भी मार्के की है, शायद कोई दूसरा हो तो कहेगा कि प्रकृति भी अपना काम करती है। गांधी जी जैसे जैसे उभरते हैं वैसे वैसे वह सारे लोग मौत के घाट चले जाते हैं जो गांधी जी को चुनौती दे सकते थे। तिलक महाराज का देहांत हो गया, गोखले चले गए, लाला लाजपत राय पीछे हट गए, जिन्ना तो देश छोड़ कर यही चले गए। तो जैसे प्रकृति ने भी गांधी का रास्ता साफ कर दिया कि अब किसी को रास्ते में आने की ज़रूरत नहीं है, और गांधी एक सर्वमान्य नेता के रूप में देश में प्रतिष्ठित हुए। लेकिन आप देखिएगा कमाल ये कि अपनी प्रतिष्ठा हो जाने के बाद गांधी शांत नहीं बैठते हैं, दूसरे नए नेताओं को खड़ा करना शुरू करते हैं। वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये जितने नाम आप पढ़ते हैं, मौलाना आज़ाद, ये सब लोग गांधी जी हैं। 24, 20, 25, 24 साल के लड़के हैं गांधी जी के समय के, जिनको गांधी जी ने उठाकर नेशनल लीडरशिप में डाल दिया और खुद पीछे हट गए। जब जवाहरलाल जी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए तो लोगों ने कहा कि इस समय तो आपको बनना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये काम तो नौजवानों का है। उस समय गांधी जी की अपनी उम्र 50 के आसपास की है, लेकिन जवाहरलाल को आगे कर देते हैं। तो नई लीडर का मतलब है नए लीडर खड़े करना। इसलिए गांधी युग में जितने ज़्यादा नेतृत्व में लोग खड़े हुए, बाद में कभी खड़े नहीं हुए। ये बहुत ही ध्यान में देने की बात है। और आज किसी भी क्षेत्र में यदि नेतृत्व
का प्रश्न उठे तो संभवतः उसमें गांधी जी ने जो उदाहरण सामने रखा वो हम लोगों को कुछ उत्तर दे सकता है, कुछ दिशा दिखा सकता है। देखते रहिए, हमारी बात जारी रहेगी।